वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। और इस शो में अगर आप भी हिस्सा लेना चाहते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा उसे स्कैन कर दीजिए। एक व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, वहां पे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे इस खास शो में। तो ये है वो क्यूआर कोड जिसे आपको स्कैन करना है और आप हम तक पहुंच सकते हैं अपने सवालों के जरिए। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ गए हैं समीर शाह, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज़। समीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। और हमारे पहले दर्शक भी हमारे साथ हैं, शुभेंदु पॉल फोन लाइन पर। शुभेंदु नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा मैम, एक्चुअली मैम मैं मेल पे भी भेजा था, मेरा पोर्टफोलियो में भेजा हूँ, ठीक है जी। तो मैं तो 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो गोल है, जो 15 ईयर्स के अंदर 5 करोड़ का गोल है, ठीक है। तो मेरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है उससे हो पाएगा, जिसका गोल अचीव हो पाएगा, इसका गोल पाएगा ना। तो 15,000 की शुभेंदु आप एसआईपी कर रहे हैं, तो हजार रुपए आपने इन फंड्स में डाले हैं। कोई खास वजह आपने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है? खुद मैनेज करते हैं क्या आप? हाँ मैम, एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं 7 फंड से स्टार्ट किया था, ठीक है, 2010 साल से। ओके। मगर ये अभी जो है न्यू 4-5 जो थीमेटिक जो फंड में लिया हूँ, ये रिसेंटली लिया हूँ। मगर जो पुराना जो फंड है वो 2007 से चल रहा है, 2010 से चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तो अभी जो करेंट पोर्टफोलियो वैल्यू है 8 लाख का है मेरा, तो वो थोड़ा कम गया है। पहले तो 97 लाख हो गया था, अगर मार्केट तो डाउन हो गया है ये, तो उसके लिए वो मेरा वैल्यू अभी 88 लाख शो हो रहा है। ठीक है। तो शुभेंदु देखिए, आपके पास पर्याप्त समय भी है, 15 साल का समय आप देना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि फंड्स बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए उनको कम कैसे किया जाए ये समझना पड़ेगा पहले तो समीर से। समीर, कितने ओवर डाइवर्सिफाइड हैं ये? कविता जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे आपके शो में आमंत्रित किया। अब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो बहुत ही ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हमने देखा है कि उनके पोर्टफोलियो में 15 स्कीमें 15,000 रुपए के एसआईपी के लिए आमतौर पे सुझाव रहता है 15,000 एसआईपी 5 से 6 स्कीम में करना चाहिए, बट इनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में 15 स्कीम्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। सो पहले शुभेंदु जी को हमारी ओर से सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में 6 से 7 स्कीम ही रखें। 7 स्कीम से ज्यादा करोगे, ओवर डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं आपके रिटर्न पे इम्पैक्ट डालता है। अब हम बात करते हैं आपके गोल की। आपने बताया है आपके पास अभी 88 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू है और आपको 15 साल में 5 करोड़ रुपया चाहिए। 15,000 की एसआईपी अभी चल रही है। सो शुभेंदु जी, अगर आप ये 15,000 की एसआईपी और 88 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो आप अपना गोल 5 करोड़ का आराम से हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे आपने एक छोटा पॉइंट ये भी डाला है कि आपको 5 साल के बाद हर महीने 50,000 रुपए का SWPP करना है। सो ये भी अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, फिर भी आप 15 साल, अगर आपका पोर्टफोलियो एवरेज 12% से ग्रो करता है तो करीबन 5 करोड़ 50 लाख रुपया आप अपने 15 साल के बाद इकट्ठा कर पाएंगे। अब हम आते हैं आपके पोर्टफोलियो को लेके। तो शुभेंदु जी, पहला हमारा सजेशन ये रहेगा कि काफी ओवरलैपिंग है। आइडली आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक वैल्यू, एक फ्लेक्सी कैप और एक वैल्यू फंड आप अगर रखते हो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है। बट आपके पोर्टफोलियो में एक रिटायरमेंट फंड भी और एक थीमेटिक फंड भी है। तो सुझाव पहले ये रहेगा कि आप एक लार्ज कैप जो आपके पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप है उसको कंटिन्यू रखें। एक्सिस ब्लू चिप का पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस, 1 साल से परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे इसमें बने रहे। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड है, आप इसमें भी बने रहे। एसबीआई स्मॉल कैप रखे अपने पोर्टफोलियो में। आपके पास मिड कैप में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है। सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको इसमें रखना चाहो तो ये रखे, या इसकी बजाय अगर आप सारे मिड कैप को रिप्लेस करना चाहो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ आप रिप्लेस करके ये कैटेगरी का बेस्ट फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में सुझाव ये रहेगा कि आपका एग्जिस्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के साथ रिप्लेस करें।
हमने देखा है कि आपके पोर्टफोलियो में दो दो रिटायरमेंट फंड है। सुझाव ये रहेगा कि आप दो की बजाय एक एचडीएफसी रिटायरमेंट फंड में बने रहे और दूसरे का निवेश इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं। और लास्ट हमने देखा है कि आपके पोर्टफोलियो में दो तीन एक थीमेटिक फंड है। आमतौर पे सुझाव शुभेंदु जी ये रहता है कि थीमेटिक फंड में तभी इन्वेस्ट करें जब आप वो पर्टिकुलर थीम को या सेक्टर को क्लोजली फॉलो करते हो, आप इसके बारे में डिटेल जानकारी रखते हो। अगर कोई न्यूज ऊपर नीचे होती है तो वो आप उस पे क्विक रिएक्शन कर सकते हो, तभी ये फंड में रखना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो थीमेटिक फंड से सुझाव ये रहेगा कि आप निकले और फ्लेक्सी कैप या कोई भी मल्टी कैप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये था आपके पोर्टफोलियो को लेके। एक चीज सुबेद जी मैं आपको पूछना चाहूंगा, मैंने आपके पोर्टफोलियो में ईएलएसएस स्कीम भी देखी है। क्या आप अपने जो अभी टैक्स फाइल कर रहे हो वो न्यू रेजिम में फाइल कर रहे हो या ओल्ड रेजिम में फाइल कर रहे हो? अगर आप ओल्ड रेजिम में फाइल कर रहे हो तो ईएलएसएस फंड में बने रहे, वरना सुझाव ये रहेगा कि आप अगर न्यू रेजिम में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ईएलएसएस फंड यहाँ से रोक के उसमें ये पैसा आप फ्लेक्सी कैप की तरफ डाइवर्सिफाइड आप मूव कर सकते हो। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके 15 फंड्स के पोर्टफोलियो को कट डाउन करके समीर ने लगभग 7-8 फंड्स में अब आपको कहा है निवेश करने के लिए। शुभेंदु, अगर आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन से इतना ओवर डाइवर्सिफाइड होने से अगर आपको लग रहा था कि आपको बहुत मुनाफा होगा जब बाजार ऊपर जा रहा था खास तौर से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और समीर, मेरे ख्याल से ये एक गणित है जो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के एसआईपी कर रखी है। 1000 रुपये के 15 फंड्स में 15,000 की एसआईपी कर रहे थे। लेकिन कैसे ओवर डिवर्सिफिकेशन या इतने सारे फंड्स लेकर भी जो मुनाफा लोग चाहते हैं ना, वो कैसे नहीं मिल पाता है, ये भी आप ज़रा समझा दीजिए शुभेंदु को भी और तमाम दर्शकों को जिनको लगता है कि जितने हो सके फंड्स डाल दो पोर्टफोलियो में, जब बाजार ऊपर जाएगा तो सभी के में बढ़त का हमें फायदा मिलेगा। हम जब ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर आज हम 10,000 रुपए का डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एक स्टॉक में इन्वेस्ट होता है, राइट? जब यही 10,000 हम कोई एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कम से कम 50 से 60 स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब आप जब स्मॉल कैप या स्मॉल कैप पर्टिकुलरली की बात करें या लार्ज कैप की भी बात करें, तो क्या होता है जब आप एक से ज्यादा स्कीम में लेते हैं तो क्या होगा कि जैसे अगर आपका 10,000 रुपए में दो स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो करीबन 30 की बजाय अगर वो 50 स्कीम का पोर्टफोलियो वो बढ़ के 70-75 तक स्कीम में चला जाएगा। हाँ, आमतौर पे हमने देखा है जब भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है तो आप जब भी मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो सारे के सारे सेक्टर एक साथ परफॉर्म नहीं करते, सारे की सारी कंपनियां एक साथ परफॉर्म नहीं करती है। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपने पोर्टफोलियो में 100 स्क्रिप्ट रखी है, 50 चली 50 नहीं चली, आपका रिटर्न एवरेज आउट होके रह जाएगा। सो ये कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को रिटर्न को कम करता है। इसीलिए ऑलवेज हम सुझाव देते हैं कि आप अगर कोई एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते तो उसकी एक ही स्कीम में इन्वेस्ट करें। वो पर्टिकुलर सपोज आपने लार्ज कैप सिलेक्ट किया तो उसकी बेस्ट स्कीम में सिलेक्ट करें। उससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा जनरेट होता है। अगर आप 3 स्कीम लार्ज कैप की सपोज या स्मॉल कैप की सिलेक्ट करते हो, एक अच्छा परफॉर्म कर रही है, 2 कम उससे कम अच्छा रिटर्न जनरेट किया है, तो ये सिचुएशन में आपका रिटर्न एवरेज आउट हो जाता है। सो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन का एक डिसएडवांटेज है। ऑल द बेस्ट शुभेंदु, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो। गौरव का मैं सवाल लूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर है। गौरव, हाय, गुड इवनिंग, कहाँ से बोल रहे हो? गुड इवनिंग, मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। ओके, गौरव, आपके फंड्स बताइएगा। मैम, मेरे फंड्स हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, Okay. मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, ओके मिराई असेट लार्ज कैप ओके और एक लमसम है मोतीलाल ओसवाल का। ओके, लमसम कितना है? 1.5 लाख? जी। ओके, गौरव, कुछ डिटेल्स की कमी है, जानना चाहेंगे आपसे, कब तक इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो में? मैम, अराउंड 20-25 इयर्स में तक मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ओके, और मुझे ये सवाल पूछना है हाँ, कि या ये जो फंड सिलेक्ट किए हुए हैं ये सही है और इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, ओके। और अगर नहीं है सही तो इसी में कंटिन्यू करना चाहिए और कब तक कंटिन्यू करना चाहिए? कॉर्पस का इकट्ठा करना है 20-25 साल में? अराउंड 3 CR।
कोई खास वजह आपने 3 स्मॉल कैप्स पोर्टफोलियो में रखे हैं? मतलब जैसे कुछ समय से इनका रिटर्न अच्छा था, तो ऑन कैप बेसिस। चलिए, थोड़ा सा स्मॉल कैप को कम किया जा सकता है और मेरे ख्याल से थोड़ा सा और स्टेबिलिटी यहाँ पर दी जा सकती है पोर्टफोलियो को। हालांकि समीर, इनका टाइम फ्रेम तो काफ़ी बढ़िया है, तो अगर रिस्क लेना भी चाहें तो ले सकते हैं, बट वही है कि अगर स्मॉल कैप भी लें तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के स्मॉल कैप फंड्स लें। बताइए कहाँ से निकलें और कितना इनको इन्वेस्ट करना होगा? शायद निवेश की राशि बढ़ानी होगी 3 CR 15 साल में, नहीं माफ़ कीजिएगा 20 से 25 साल में। अगर गौरव जी की बात करें, अगर 20 साल अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट जो अभी 30,000 का SIP चल रहा है और 1.5 लाख का लमसम है, अगर ये पोर्टफोलियो में बने रहते हैं और एवरेज 12% का रिटर्न जनरेट होता है, तो उन्होंने जो अपने लिए गोल रखा है 3 करोड़ का, वो आसानी से हासिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं उनके पोर्टफोलियो में, तो गौरव जी, जब भी हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो पोर्टफोलियो में वेल बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपका पोर्टफोलियो हम जब देखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आपने रिटर्न को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जिसकी वजह से आपने 3 स्मॉल कैप अपने फंड में जोड़े हुए हैं। आपके पोर्टफोलियो में आइडली हम सुझाव देते हैं 1 या 2, उससे ज्यादा स्मॉल कैप फंड नहीं होने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो, आप अगर आप ऐसे देखने जाए तो काफी रिस्की पोर्टफोलियो बन जाता है। जैसे आपने रिसेंट पास्ट में देखा था, मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा करेक्शन आया है, तो ये सिचुएशन में लार्ज कैप के कंपेयर में स्मॉल कैप ने बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, रिटर्न जो इरॉड हुआ है वो सबसे ज्यादा वहां हुआ है। सो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एट मैक्स एट मैक्स 2 रखे। हाल फिलहाल आपके पोर्टफोलियो में देख के आपके पोर्टफोलियो को देख के लग रहा है आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप स्कीम को रिटेन करें, मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप और टाटा इसका स्मॉल कैप में से आप निकल सकते हैं। पहला सुझाव ये रहेगा। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में हमने देखा है कि एक लार्ज कैप डेडिकेटेड है, बट उसका अलोकेशन काफी कम है। सिर्फ 3,000 रुपया आपने लार्ज कैप फंड को अलोकेट किया है। हालांकि आप 20 साल के निवेशक है, बराबर है, बट सुझाव ये रहेगा कि यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एटलीस्ट 30 to 40% इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाना ही चाहिए। अब हाल फिलहाल आपका 3,000 है, टू स्टार्ट विथ आप इसको बढ़ा के 5,000 या 6,000 ले जाए। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है, सुझाव ये रहेगा फ्लेक्सी कैप है, आप फ्लेक्सी कैप में अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, एक डेडिकेटेड मिड कैप फंड भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसमें उसमें अपना थोड़ा फंड डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। गौरव, आप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, आपको बात करनी है समीर से और कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू। ऑल जो उन्होंने डिटेल्स बताई, श्योर, आई विल कंसीडर देम। ऑल द बेस्ट गौरव। चलिए आगे बढ़ते हैं और पंकज पनवार जी का मैं सवाल लूंगी, ये भी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम मैं देहरादून से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। अच्छा, बारिश और बर्फ वहाँ पर है? जो मैदानी क्षेत्र है मैम, वहाँ तो इतनी बर्फ नहीं है, पहाड़ों में काफी बर्फ है। ओहो, तो मौसम तो वैसे तो सुहाना है, लेकिन दिक्कत भी बहुत हो रही है, जो हमें विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। तकलीफ काफी है। जी मैम। चलिए बताइए, आपकी पोर्टफोलियो को लेकर तकलीफ का सलूशन हालांकि हमारे पास ज़रूर है। पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपने हमें दी हैं, कुछ और इसमें ऐड आप करना चाहते हैं? का जो मेरा ब्लू चिप फंड है, हाँ, उसमें पहले इन्वेस्टेड रहा हूँ, पर बीच में मैंने उसको क्लोज कर दिया था मैम। एक्सिस का ना? एक्सिस ब्लू चिप फंड जो मैम अच्छा किया बंद कर दिया। हाँ बताइए। हाँ जी, अभी उसमें मेरा 1.18 इन्वेस्टेड है और एक 159 का मेरा रिटर्न आ रहा है उसमें। अच्छा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? 159 लिखा हुआ है, अभी 159 लिखा है। जी मैम, 118 मेरा इन्वेस्टेड है और टोटल रिटर्न 159 आ रखा है मेरा। चलिए ठीक है। तो मुझे बस आपसे अब ये पूछना है कि ये फंड्स की डिटेल्स तो आपने दी हैं, लेकिन कब तक रुकना चाहते हैं? इकट्ठा कितना करना है सर आपको? मैम मैं करीबन 20 साल तक इसमें रहना चाहता हूँ। 20 साल, ओके। और मैं इसमें कम से कम 2 to 3 CR सोच रहा हूँ कितना हो जाए मेरा। सर एक ही बताइए ना, दोनों में 1 CR का फर्क है, तो निवेश का आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा?
मैक्सिमम 3 CR तक हो जाए तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए 3 CR पकड़ के रखते हैं, है ना। तो निवेश को बढ़ाने की क्षमता कितनी होगी? मैम मैं इसको 5% स्टेप अप कर सकता हूँ ईयरली। ओके, ईयरली, बहुत बढ़िया। ठीक है पंकज, बताते हैं आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो समीर, आइडियली कितना इन्वेस्ट करना होगा 3 CR फॉर 20 ईयर्स? ये उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके साथ साथ उनका जो अभी लगभग 15,000 के करीब का एसआईपी चल रहा है, और अगर वो 2,000 का एसआईपी भी जैसे एक्सिस ब्लू चिप में वापस स्टार्ट करना चाहते हैं तो करीबन 17,000 का एसआईपी और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो अगर ये विथ 5% स्टेप अप वो अगर कंटिन्यू करते हैं तो आराम से 3 करोड़ जो उन्होंने अपने लिए लक्ष्य रखा है वो हासिल हो जाएगा। इवन वो 5% ऐसे स्टेप अप नहीं करते तो भी करीबन 2.25 करोड़ के करीब उनका फंड इकट्ठा हो जाएगा। सो ये है आपके एसआईपी के साथ आप कितना फंड इकट्ठा कर पाएंगे। अब आपका सवाल था एक्सिस ब्लू चिप में आपको वापस एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सुझाव ये रहेगा पंकज जी, अगर आपने ऑफ लेटली पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखा होगा लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप कैटेगरी में एक्सिस ब्लू चिप का परफॉर्मेंस वापस से रिबाउंस होने लगा है। सुझाव ये रहेगा कि आप इसके अंदर एसआईपी चालू करें। एज आप ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, 20 साल का होराइजन लेके चल रहे हैं, तो ये फंड को वापस से एक चांस दे। 2 साल 3 साल देखे, अगर परफॉर्मेंस बेटर नहीं होता है तब जाके हम इसके अंदर सुझाव देंगे कि एक लार्ज कैप में से दूसरे लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाए। अब आपके पोर्टफोलियो पे आते हैं तो पंकज जी, आप हमने देखा है कि आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी का बीएससी सेंसेक्स का डायरेक्ट फंड में आप एक एसआईपी कर रहे हैं। सुझाव ये रहेगा कि ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड लार्जली पैसिव फंड होते हैं। पैसिव और एक्टिव मैनेजमेंट में होता है कि ये इसमें जो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इक्वली वेटेज इन्वेस्टमेंट हो जाता है। जबकि एक्टिव मैनेजमेंट में जो टॉप 100 लार्ज कैप है उसमें से वो लोग वेटेज ऊपर नीचे करते हैं, कब एंट्री लेना है कब एग्जिट लेना है, ये सारी एक्टिवली मैनेज करके पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। इसलिए उसमें करीबन 2 से 2.5% का अल्फा यानी एडिशनल रिटर्न जनरेट होता है। तो सुझाव ये रहेगा कि आपके पास अभी 20 साल निवेश के लिए बचे हुए हैं, तो इंडेक्स फंड्स से निकल के आप डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करें। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक हमारी ओर से सुझाव है। अब इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, ये फंड को रिप्लेस निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के साथ कर सकते हैं। और जब आप अपने पोर्टफोलियो के अपने गोल के करीब यानी 20 साल जैसे 15 साल बचते हैं या 17 साल बचते हैं, तब लार्ज कैप यानी एक्टिव मैनेजमेंट फंड में से मिड कैप या कोई भी फंड में से निकल के धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड, ईटीएफ, हाइब्रिड फंड उसमें धीरे धीरे मूव करना, ताकि आपके पोर्टफोलियो को अच्छी स्टेबिलिटी और बैलेंस मिलता है। तो पंकज, आप फोन लाइन पर हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम मैं एक्चुअली पीपीएफ में भी 6,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरा एलआईसी में भी एक प्लान है 4,000 पर मंथ का। ओके पंकज, पीपीएफ पर तो खैर बता देंगे आपको। एलआईसी को लेके शायद डिटेल्स आपको हमें और भेजनी पड़ेगी, बिकॉज रिस्क थोड़ा सा हमारे एक्सपर्ट को भी उसमें देखना होगा और उसी के बाद आपको सलाह दे पाएंगे। फिलहाल जो मौजूदा डिटेल्स दी हैं उसके अलावा और कोई सवाल? मौजूदा डिटेल में एक्सेस ब्लू चिप का नहीं, एक्सेस स्मॉल कैप फंड है जो जैसे स्मॉल कैप अभी सारे तो वही समझाया, आप उसमें बने रह सकते हैं, राइट समीर? आपने इन्वेस्टमेंट अगर अभी बीच में तोड़ेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि इसमें हम सुझाव दे सकते हैं यहाँ से रिप्लेस करके दूसरे फंड में चले जाए, बट उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। और एक्सेस स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो रिलेटिवली धीरे धीरे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। आप इसको क्लोजली मॉनिटर करें। अगले 1 साल के अंदर अगर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप कैटेगरी में इंप्रूव नहीं आता है, टॉप फंड में नहीं आता है, तब जाके आप इसमें से एसआईपी बंद करके वो टाइम का बेस्ट वो कैटेगरी का स्मॉल कैप फंड ऐड करना।
ऑल द बेस्ट पंकज। और हमें भी रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं और उससे पहले बता देते हैं हमारी बेहद खास पेशकश के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम लेकर आ रहे हैं खास महिला निवेशकों के लिए। आपको बताएंगे कि निवेश के सफ़र में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और अगर अब तक निवेश का सफ़र तय नहीं किया है तो आप कैसे अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। एक पोल हमने किया हुआ है जिसमें हम चाहते हैं कि आप भाग लें, स्कैन करें QR कोड को, उसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगी। आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको एक हेलो टाइप करना है, उसके बाद तमाम सवालों के जवाब आपको देने हैं। तो इस पोल में हिस्सा लें, बताएं आपकी निवेश को लेकर क्या ख्याल हैं, करती हैं तो कहाँ करती हैं, नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं। हम आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लान देंगे, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देंगे, ताकि आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को, अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो हमारे साथ जुड़िए 8 मार्च को सुबह 11 बजे से लगातार, और गेस्ट देखिए हमारे साथ जो आपको आपके बचत, खर्च और निवेश पर सलाह देंगे। नवनीत मुन्नौत जो कि MD CEO HDFC म्यूचुअल फंड के, स्ट्रिप बॉक्स की सुजाता काबरा जी, और हमारे साथ अमीशा वोरा भी जुड़ेंगी जो शेयर बाज़ार की एक्सपर्ट हैं, और आपको बताएंगी कि इक्विटी बाज़ार से कैसे महिलाओं को जुड़कर फ़ायदा हो सकता है। देखिए, निवेश करना सिर्फ सोने में और रियल एस्टेट तक ही आपको सीमित नहीं रहना है। धीरेन्द्र कुमार बताएंगे कि इक्विटी जैसी एसेट क्लास में अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहती तो म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे निवेश आप कर सकती हैं। हर्षवर्धन रुंगटा लाइव आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और इसीलिए ये सर्वे में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। इस पोल में QR कोड देखिए जो फ्लैश हो रहा है, उसे स्कैन कर दीजिए, और सीधा हम चाहते हैं कि आप अपने ये सवाल का जवाब दें और हमें बताएं कि आप कैसे अपने निवेश में आगे बढ़ना चाहती हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से शुरुआत होगी शेयर बाजार सबका अधिकार की। in association वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं समीर शाह जो आज आपके फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं लाइव। और समीर, आगे बढ़ते हैं। आशीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, हाय, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग। बताइए, आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं हर फंड में। या एक्चुअली फाइव फंड्स है, उसमें 15 लाख करके ऑलरेडी आई हैव इन्वेस्टेड सो फार, बट आई डोंट हैव एनी, मेरा फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है। मैं 5 साल दूर है फॉर द रिटायरमेंट। ओके, नाउ आई एम 55 प्लस। तो ये 5 फंड्स कितना होगा? बिकॉज इन अदर I mean avenue like debt में भी 50% allocation है, 50% equity and 50% in debt in different instruments like NPS or debt instruments like debt mutual funds. So कुल मिला के whether I will be comfortable to hold these 5 funds. आशीष, I have a couple of questions. मुझे ये जानना है कि ये आपका रिटायरमेंट पोर्टफोलियो है? राइट। आपको इसमें से पैसों की जरूरत पड़ेगी हर महीना? आशीष, कैन यू हियर मी? चलिए, मेरे ख्याल से संपर्क हमारा टूट गया है। अगर लाइन में जुड़ते हैं तो वापस बात करेंगे समीर, लेकिन जो डिटेल्स हमें चाहिए थी बेसिकली वो थोड़ी सी अधूरी रह गई है। बिकॉज अगर इन्हें अगले 5 साल में पैसे चाहिए समीर, तो अब एक आधा साल के अंदर इनको इक्विटीज से थोड़ा सा और पैसा निकालना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि 50% डेट में ऑलरेडी है, बट मेरे ख्याल से अब वो 50% को बढ़ाकर 80% करना पड़ेगा अगले कुछ साल में, और बाजार की चाल तो आप देख ही रहे हैं। तो सीमित इन्फॉर्मेशन है, बताइए कैसे आप हेल्प करेंगे इनकी। कविता जी, पहले तो एक चीज आशीष जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि एटलीस्ट 55 की एज पे 50% डेट में और 50% इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम उनके पोर्टफोलियो पे आते हैं तो उनके पोर्टफोलियो में फंड भी काफी अच्छे सिलेक्ट किए हुए हैं। उनके पोर्टफोलियो में मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज मिड कैप फंड है, सारा उन्होंने सिलेक्शन काफी बैलेंस तरीके से किया है। तो आशीष जी को पहले तो ये बताई देंगे कि उन्होंने फंड सिलेक्शन अच्छा किया है, बट एक चीज उनको, जैसे आपने भी राइटली पॉइंट आउट किया, कि जैसे जैसे वो अपने गोल के करीब यानी 60 पे के करीब आते हैं, तो पहला चीज उनको ये करना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो में
लार्ज कैप का एक्सपोजर, ये इन्वेस्टमेंट जो अभी किया है उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड ऐड करना चाहिए। दूसरा, जैसे जैसे अपने गोल के करीब आ रहे हैं, यानी 60 ईयर्स के पास आ रहे हैं, वैसे वैसे उनको अपना डेट साइड का एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए जो एक्टिव फंड है उसकी बजाय उनको हाइब्रिड फंड, ईटीएफ, इंडेक्स फंड, ये उनको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने रहेंगे, जिससे मार्केट के उतार चढ़ाव का असर इतना ज्यादा उनके पोर्टफोलियो पे ना आए। आएगा जरूर, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है तो थोड़ा इफेक्ट तो देगा। अब अगर ये 15 लाख अगले 5 साल तक वो इन्वेस्टेड रहते हैं और एवरेज 12% का रिटर्न अगर ये उनका पोर्टफोलियो जनरेट करता है, तो करीबन ये 26.5 लाख से 27 लाख के करीब उनका पोर्टफोलियो वैल्यू पहुंचेगा। बट आशीष जी, जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो हमारा ऑलवेज एक पीस ऑफ एडवाइस ये रहता है कि ये जो भी कॉर्पस बनेगा उसमें आपको इन्फ्लेशन प्लस, जब भी आप रीडिंग करते हो या उसमें से बाहर आते हो, तो उसके टैक्सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी प्लानिंग करोगे, सपोज आपको हर महीने 50,000 चाहिए, तो ये जब भी आप विड्रॉल करोगे तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लग सकता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है। प्लस इन्फ्लेशन आज 50 चाहिए तो शायद 5 साल के बाद उसकी वो 55,000 या 60,000 की रिक्वायरमेंट पे हो सकती है। सो ये कंसिडर करके अपने निवेश को कंटिन्यू रखे, और जरा जरूरत पड़े तो इसके अंदर और फंड एसआईपी के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। आशीष जी तो शायद फ़ोन लाइन पर नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि उन्होंने नोट डाउन कर लिया हो। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब के ज़रिए एक सवाल ले लेंगे विकास का। और समीर, HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी, SBI का कॉन्ट्रा इनके पास है। 12 से 15 साल बेटी के भविष्य के लिए इनको पैसे जो है इकट्ठा करने हैं। इनकी उम्र फिलहाल 51 साल की है। तो कविता जी, पोर्टफोलियो, जब हम अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो स्कीम हाल फिलहाल उनके विकास जी के पोर्टफोलियो में एक चीज बहुत अच्छी है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को 3 फंड तक ही सीमित रखा है। दूसरा, फ्लेक्सी कैप, कॉन्ट्रा और मिड कैप अच्छे डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में लिया है, और तीनों तीन जो फंड लिए है फिलहाल अच्छी परफॉर्मिंग कैटेगरी के है। सो फंड सिलेक्शन अच्छा है, यहाँ पे कोई बदलाव की सुझाव नहीं है। आपकी अभी जो करंट एसआईपी चल रही है 15,000 की, अगर ये 15 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और 12% अगर उनका एवरेज रिटर्न जनरेट होता है, तो करीबन ये 15,000 की एसआईपी आपको 75 लाख रुपए तक का फंड इकट्ठा करके देगी। इसमें एक छोटा सुझाव ये रहेगा कि अगर ये हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, तो ये अमाउंट 75 लाख 1,30,00,000 बन सकता है। तो ये एक सुझाव रहेगा कि आप हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाए। दूसरा, पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने के लिए एक एडिशनल सुझाव यह रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप जरूर रखें। ऑलराइट, एक और आखिरी सवाल हम लेंगे शो का। समीर, ये नीरज का है। इनकी उम्र 43 इयर्स की है और टर्म प्लान कौन सा इनको लेना चाहिए, ये इनका सवाल है। कविता जी, नीरज जी को सुझाव ये रहेगा कि जनरली हम टर्म प्लान जब लेने की बात करते हैं तो उनका जो एनुअल इनकम है उसका 10 से 15% के बीच मिनिमम उनका टर्म प्लान होना चाहिए। तो जब अमाउंट सिलेक्शन की बात होती है, उनका जो भी एनुअल इनकम है मल्टीप्लाइड बाय 10 to 15% के बीच में कुछ भी लेके अपना उतने अमाउंट का बेसिक टर्म इंश्योरेंस उनके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन सा टर्म प्लान लेना चाहिए। तो टर्म प्लान लेते वक्त हम आमतौर पे सुझाव ये देते हैं कि 3 चीजों का बहुत ध्यान रखा जाए। पहली चीज है, जो भी कंपनी सिलेक्ट करते हो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। आमतौर पे हम सुझाव देते हैं जो भी कंपनी का क्लेम रेशियो अबव 98% है, वो स्कीम, वो ही कंपनी के टर्म प्लान आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है जो देखना चाहिए, वो है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, यानी कंपनी कितनी पुरानी है, 15-20 साल से मार्केट में काम किया है नहीं किया है, राइट। और तीसरा एक होता है कि उसके अंदर कोई एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये 3 चीज अगर आपकी जरूरत के हिसाब से मैच करते हैं तो आप वो कंपनी का टर्म प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पे जो अच्छी कंपनियां हैं उसके मैं नाम दे देता हूं, आप उसमें से खुद से एक बार बेसिक एनालिसिस करके अपने लिए टर्म प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं।
ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा AIA है, HDFC लाइफ है या मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें से कोई भी कंपनी का आप अपने लिए कंपैरिजन करें। ध्यान रखना, सिर्फ टर्म प्लान इसलिए मत सिलेक्ट करना क्योंकि प्रीमियम कम है, साथ में ये भी देखना बहुत जरूरी है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्लस एडिशनल फीचर्स क्या मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए हैं और इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को भी समाप्त करने का समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, आपने समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी शेयर बाजार सबका अधिकार की इस पेशकश को फिलहाल तो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उसके बाद बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आगे बढ़ेंगे और चंदन तपाड़िया हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस बाजार में एवरेजिंग का फ़ायदा आपको कहाँ मिल सकता है और कहाँ एवरेजिंग का इस्तेमाल करके आपको घाटा हो सकता है। एवरेजिंग असल में किस तरह की रणनीति होती है, इसकी बारीकियों में जाएंगे चंदन के साथ और बताएंगे आपको एवरेजिंग करने का सही तरीका। लेकिन ब्रेक पे जाऊं उससे पहले निवेश महाकुंभ विमेंस स्पेशल के बारे में जानकारी आपको दिए देते हैं, जो कि इस शनिवार को हम लेकर आ रहे हैं। और एक ख़ास हम चाहते हैं कि सर्वे में भागीदार भाग लें हमारी महिला दर्शक और निवेशक। QR कोड जो स्क्रीन पे आएगा उसे आप स्कैन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगी और वहां पर हेलो लिखकर कुछ चंद सवालों के जवाब दे दीजिए और इस शो में आप भी हिस्सा ले सकती हैं। और आपके लिए हम लेकर आएंगे एक निवेश की रणनीति हमारे तमाम मेहमानों के जरिए। दिग्गज निवेश जगत के हमारे साथ जुड़ेंगे नवनीत मुनोत, सुजाता काबरा जी, मेघना मलकान, भूषण पटकेल सिबिल के, धीरेन्द्र कुमार वाल रिसर्च के, उसके अलावा रीना नथानी, लक्ष्मी अय्यर, मनीषा बोरा और हर्षवर्धन रुंगटा, जो कि आपके तमाम सवालों के लाइव जवाब भी देंगे। तो 8 मार्च को 11 बजे से लगातार विमेंस डे पर हमारी ये बेहद खास पेशकश निवेश